अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डाको लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और ख़ूब इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम कह सकते हैं जनाब कि बाकायदा तौर पर अब सर्दियों की आमद हो चुकी है। अब क्योंकि सारा दिन जो है ना वो अच्छी खासी सर्दी महसूस की जा रही होती है, बल्कि ये जो 2-3 दिन हुए हैं ना इसमें ग्रेजुअली वैसे तो बढ़ी है सर्दी, लेकिन कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। सुबह के औकात में भी ठंड थी, दोपहर में भी, और इवन दो कि रात को आप जब बाहर निकल रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अब कह सकते हैं कि जनाब हमारा जो सर्दियों का सीज़न है जिसका हम वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो आ चुका है। और अब आप तमाम तर जितने भी आपके गर्म कपड़े हैं ना वो आप निकाल लें। पहले समझ नहीं आ रही थी कि गर्म कपड़े निकालें या गर्मियों वाले कपड़े जो है ना वो, लेकिन अब जो है ना वो गर्मियों वाले कपड़ों को पैक करके रख दें और सर्दियों वाले कपड़े बाकायदा तौर पर निकाल लें। दूसरा, ये वाला मौसम थोड़ा सा ना अनप्रडिक्टेबल होता है इस तरह हमारी सेहत के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो नया मौसम होता है ना उससे बचना चाहिए। एक तो आते हुए मौसम से बचना चाहिए, दूसरा जाते हुए मौसम से बचना चाहिए, क्योंकि ये मौसम बीमार करके जाता है। इस मौसम से हमने बचना है, बड़ों ने भी और बुज़ुर्गों ने भी और बच्चों ने भी, ताकि ये जो आता हुआ मौसम है ये हमारी सेहत को जो है ना वो ख़राब ना कर सके। गला ख़राब, फ्लू, ये वाले तो वो चीज़ें जो कि बहुत से लोग इससे ट्रिगर होते हैं। बहुत से लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त क्योंकि कम होती है और जल्दी ये वायरसेस उन्हें जो है ना अटैक करते हैं और हमारी तबीयत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उन सब के लिए दरख्वास्त है कि जनाब बच्चों के लिए तो उनको हाफ़ स्लीव्स ना पहनने दें, क्योंकि डेंगू भी आपके सामने ही है कि बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। उनको फुल स्लीव्स पहन के रखें। रात के वक्त अगर बाहर जा रहे हैं, दिल कर रहा है हल्की फुल्की वॉक करने का, या फिर चलें जी घर वालों के साथ कुछ खाने पीने के लिए चले जाएँ, तो बच्चों को जो है ना वो जैकेट वगैरह पहना के लेकर जाएँ, ख़ुद भी पहने। अगर बाइक वालों के लिए तो ख़ास तौर पर ये चीज़ है कि जनाब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें और ऐसी ग़िज़ा खाएं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। हम भी आपको बताते रहते हैं और आगे भी आपको बताते रहेंगे, तो आपने ज़रूर उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद भी करना है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तो आपको बताते रहेंगे कि जनाब आपने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। आज हमने जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं ना उनके लिए ये सेगमेंट रखा है, उनके लिए कि वो अपने यूरिक एसिड को बढ़ने से किस तरह रोक सकते हैं, क्या वजह है कि यूरिक एसिड बढ़ता है, ये यूरिक एसिड की बीमारी हमें लाहक हो जाती है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उसको कंट्रोल में किस तरह लेकर आया जा सकता है, इसके लिए हिकमत में तरीका इलाज क्या है। तो इस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ चलते हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आज हमने जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले बताइए कि ये जिस्म में बढ़ता क्यों है और इसके अलामात क्या हो सकती हैं जब हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिक एसिड इस दौर में बहुत ज़्यादा, मोर देन 70% लोगों में जो है ना इस बीमारी ने घेर लिया है। ठीक है। बेसिकली तो ये मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम भी है और हार्मोनल सिंड्रोम भी है। हमारा गुदूदी निज़ाम बॉडी के अंदर जिगर और गुर्दे हैं, उनका जब फेल मुतासिर होता है तो उस सूरत में तेज़ाबी मादा होता है ये नाइट्रोजन बेस, जो कि मसलन पायोरीन एक उसका इस यूरिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे RNA DNA के खुलियात की एकदम उसका मेटाबोलाइज जो होता है उससे ही बनता है। तो ये क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि आपकी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन लेने से जो है ना बैरूनी तौर पे यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म या आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है कि बन चुका है और वो डिल्यूट नहीं हो रहा, या खून के जरिए गुर्दे इसको जो है ना खारिज करते हैं। तो गुर्दों के फेल में जब नुक्स आता है तो फिर ये रुकना शुरू होता है, फिर ये क्रिस्टल बनाता है। क्रिस्टल बनाने के बाद ये जॉइंट्स में भी रुकता है। और यूरिक एसिड के बारे में ये भी बताता चलूँ कि इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अगर ये कंटिन्यूसली जिन पेशेंट्स में रहता है उन्हें ये हार्ट का भी पेशेंट बना सकता है। अच्छा। गुर्दे डायलिसिस की तरफ भी जा सकते हैं यूरिक एसिड की वजह से। यानी कि इसको मैं ये बताता हूँ कि बिल्कुल छोटी बीमारी ना समझें। अच्छा। अमूमन रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड आता है तो हम उसको अहमियत नहीं देते। ये पहली सीढ़ी है जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, वो मुज़ी मराज पैदा करती है जो आज लाइलाज है।
तो हमें उन अमराज तक, उस कंडीशन तक जाने से पहले बिफोर ड्यू टाइम अगर हम तदारुक करेंगे तो डेफिनेटली हम मूजी अमराज से बच सकते हैं। नहीं तो इसके कोई अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता जी है कि बिल्कुल। यूरिक एसिड जो है हमारे जिस्म में बढ़ता जा रहा है? जी, इसकी मेन जो अलामत है वो ये है कि आपके पाँव के अंगूठों में पेन शुरू हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके घुटने, गॉट जो है उसमें भी ये ट्रैवल करता है, यानी कि वो ऊपर ज़्यादातर तो ये नीचे टखने और अंगूठे में ही इसका अटैक होता है। उसके बाद सोजिश होती है, स्वेलिंग होगी, पाँव सूज जाता है, चलना भी दुश्वार हो जाता है, और शुरू में तो पेशेंट समझता है कि शायद मेरे पाँव में मोच आ गई है। अच्छा, ये दोनों पाँव में हो सकते हैं, एक पाँव में हो सकते हैं? दोनों पाँव में भी हो सकता है, पहले एक में होता है फिर सेकंड में होता है। ठीक है। तीसरा इसका जो मामला है कि जिस जगह पे आप हाथ लगाएंगे ना तो वहाँ गर्माइश फील होगी आप। ये ऐसा एक ऐसा तेजाबी मादा है जो एसिड है खतरनाक। और चौथे नंबर पे पेशाब में रुकावट शुरू हो जाएगी, यानी आपको पेशाब रुक रुक के आएगा। पांचवें नंबर पे किडनी वाली साइड पे बोझ जाना शुरू हो जाएगा आपको। अच्छा। क्योंकि यही यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सलेट में कन्वर्ट होता है जो पथरियां बनाता है, स्टोन्स बनाता है। तो ये यूरिक एसिड जो है ना, और आप इमेजिन करें हर्बल मेडिसिन से इसको बहुत आसानी से आप इसका मुकाबला कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। मतलब आपने डरना नहीं है, आपने सिर्फ इलाज अच्छे तरीके से सुनना है और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना है। इलाज पर जाने से पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद आरिफ, इन्होंने लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आरिफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैम ये पूछना है कि मेरी वाइफ है तो उसके ना वो चेहरे पे भी सोजिश आ जाती है, टांगों में भी सोजिश आ जाती है, तो हाथों में भी सोजिश आ जाती है। तो वो टेस्ट करवाया यूरिक एसिड का, तो उसमें वो कोई चीज नहीं है। तो ये पूछना है कि वो उसका वेट ज्यादा है वैसे, तो इसके बारे में मालूमात लेनी है। ठीक है, टेस्ट में नहीं है वो कह रहे हैं, लेकिन उनके सोजिश आ जाती है हाथों पैरों पे। बता रहे हैं कि क्लिनिकल रिपोर्ट्स में अवेलेबल नहीं है। देखें, सम टाइम ये होता है कि मैनेजाइटिस के इश्यूज होते हैं लाइट से ब्रेन के अंदर। अच्छा। हम सोजिश होती है दिमाग में। अच्छा, इसका ताल्लुक स्ट्रेस से होता है, क्योंकि इनकी वाइफ ओवरवेट भी हैं, और दूसरा गायनी से रेलिवेंट अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की इश्यूज हों तो उस सूरत में चेहरे पे भी सो जाती है, वाटर टेंशन की वजह से पाँव पे भी सो जाती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने बेसिक टेस्ट करवाए होंगे, लीवर के करवाए होंगे या मैदे का करवाया होगा, ये चीज़ उसमें नहीं आती। सिंपल ये है कि इनको जीरा सफ़ेद, मको और कासनी का रस, अर्के जीरा, अर्के सौंफ और अर्के कासनी, ये अमूमन मार्केट से मिल जाते हैं। इन तीनों को मिक्स करके आधा कप सुबह शाम पिलाएं तो अल्लाह के हुक्म से इनकी जो वाइफ की सोजिश है चेहरे की और ओबेसिटी में भी फर्क पड़ेगा। और साथ जो सौंफ का अर्क भी साथ मिला लें। ठीक है। मको, चारों अर्क, जीरा, अर्के जीरा, अर्के मको, अर्के कासनी और अर्के सौंफ, जिसको हम अर्के बादियां कहते हैं, इन चारों अर्क को मिक्स करके आधा कप सुबह शाम मील इनकी अहलिया इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये 15-20 दिन के अंदर सोजिश भी उतर जाएगी, और जो चेहरे पे और पाँव पे सोज है वो भी डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। ओके हकीम साहब, यूरिक एसिड कम करने के लिए अब क्या तरीका इलाज है जो कि मुफीद समझा जाता है हिकमत में? जी, इसमें ना 2-3 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हमें पेन किलर हर्बल में देना होता है, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी होती है ताकि सोजिश उतरे, तीसरा एज अ लोकल एप्लीकेशन हमें एक ऐसा गर्म पानी के अंदर जो है ना उसका पाँव रखना होता है, जब पाँव पे सोजिश होती है, दर्द होती है, टकोर करनी होती है। तो ये मैं 2-3 डिफरेंट चीज़ें, पहले मैं सबसे अहम चीज़ जो पेन है उसको रिलीफ के लिए हमारे पास 5 चीज़ें अवेलेबल हैं और ये हर्बल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो एलोपैथिक में हम लोग यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो ट्रीटमेंट नहीं है बाकायदा। लोग उसको कंटिन्यूसली साल 2-2 साल यूज़ करते हैं, और वो देखें एक मादे को तहलील करने के लिए जो दवाई है वो खुरिश्ती है, तो वो अल्लाह पाक ने जो गुर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एल्बुमिन बनाई है ना, तो वो भी फिर एक वक्त में आके ना उसकी तय जो है पतली होनी शुरू हो जाती है, जिससे गुर्दों का तहफ़्फ़ुज़ भी कम हो जाता है और गुर्दे कमज़ोर भी होते हैं, और जिसे आप कह लें लेवल है, फंक्शन है वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है चोप चीनी, ये लकड़ी है जड़ी बूटी, चोप चीनी, ये एक छटाक ले लें। ठीक है। नंबर 2 अजगन नागुरी, अश्वगंधा, मारूफ चीज है अश्वगंधा, जो आजकल जिसका बहुत ज्यादा बात भी हो रही है। बिल्कुल, ये वो है अजगन नगोरी। इसके भी पूरे रेफरेंस है पूरी दुनिया में कि ये पेन किलर का भी काम करती है, इम्यूनिटी को भी एनहांस करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है। नंबर 3 सुरंजान शीनी, ये देखें सुरंजान शीनी, ये कमाल की चीज़ है और इसी
इंग्रेडिएंट के नाम पे हमारी एक राबादीनी दवाई है जिसको हम माजून सुरंजान कहते हैं। ओके। तो यानी मेन इसका इंग्रेडिएंट है सुरंजान शीरी, ये भी एक चटाक ले लें। ठीक है। और चौथी चीज़ सुंड, सूखा अदरक। अच्छा। अदरक को सुखा लें जिसको हम जंजबील कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक चटाक ले लें। और आखिर में आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है। सफ़ेद ज़ीरा सफ़ेद, ठीक है। ये डायरेटिक होता है, पेशाब के ज़रिए मादे को तहलील कर देता है। ठीक है। तो ये पांचों चीज़ों को आप हमवज़न ले लें एक चटाक। और सुबह में जो बड़े लोग हैं वो 1 टीस्पून, और जो बच्चे हैं या दरमियानी एज के हैं वो आधा चम्मच दिन में 2 बार, और दर्द की शिद्दत में 3 बार भी ले सकते हैं। अच्छा। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है पेन का। सही है। पेन थेरेपी है कि जिनको बहुत ज्यादा दर्द होती जिनको बहुत दर्द है, है। जॉइंट्स में हो रही होती है, पैरों में, Absolutely। कहाँ यूरिक एसिड की वजह से हो यूरिक रही होती एसिड की है। वजह से हो, या चूंकि यूरिक एसिड एंड में गैंटिया भी कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो इश्यूज हैं उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस जो बोन्स के उसको भी रेक्टिफाई करता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास ये चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लेंगे हल्दी। हल्दी लेंगे, ठीक हल्दी है। लेंगे। दूसरे नंबर पे हम लेंगे कासनी की जड़, जैसे मैंने अभी अर्क बताया था कासनी का, ये ठंडा होता है अर्क कासनी। ये वो है कि जो मेटाबॉलिज्म यानी हार्मोनल और मेटाबॉलिक दोनों में ये काम करता है कासनी। तीसरे नंबर पे ग्लू, ये लकड़ियां होती हैं बुखार में भी देते हैं ग्लू की। ग्लू, अच्छा ग्लू की लकड़ी। चौथे नंबर पे मुलट्ठी, मुलट्ठी, ठीक जो है। गले के लिए भी इस्तेमाल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सही है। और ये अजवाइन, अजवाइन, अजवाइन ये देसी अजवाइन है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ना, हल्दी, कासनी, ग्लो और मुलट्ठी, इसको आप लेंगे एक एक छटांग, ठीक है। और अजवाइन लेंगे आप आधी छटांग। आधी छटांग, आधी छटांग, ये कम लेंगे। ठीक है। इनको पाउडर बना लें। इसी के साथ इसके कैप्सूल भर लें, नहीं तो ये पाउडर, इन पाउडर के साथ आप आधी चम्मच बड़े और चौथाई चम्मच बचे, ठीक है। माशाल्लाह ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके यूरिक एसिड को 1 माह इस्तेमाल करने के बाद काला कमा कर देगा। अच्छा जी, आपकी सोजिश भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो पेन है वो भी उसमें खत्म हो रिलीफ जाएगी। क्या बात है। चटकोर के लिए हमने तकरीबन 3 या 4 गिलास पानी लेना है। ठीक है। उसको आपने गर्म करना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच ये डाल देनी है जीरी, काली जीरी, काली जीरी। ठीक है। दूसरा इसमें 2 चम्मच डाल देने हैं फुल केसू के फूल जो होते हैं, ठीक है। केसू के फूल होते हैं, केसू के फूल, ठीक है। ये आपने 2 चम्मच डाल देने। और तकरीबन फिटकरी की जो 1 आध डली, इसमें से 1-2 डलियां फिटकरी की डाल देनी। अब इन तीनों चीजों को 4 गिलास पानी को आपने इतना उबालना है कि पानी 3 गिलास रह जाए। ठीक है। उस 3 गिलास पानी को आपने मजीद 4-5 यानी आधा टप के अंदर वो आप सारा डाल लें। ठंडे पानी में जब आप गर्म पानी डालेंगे तो थोड़ा कोसा कोसा हो जाएगा। उसमें 10 से 12 मिनट आप अपने पाँव दोनों डिप कर दें टप के अंदर। ओके। आप बेड के ऊपर बैठे हैं, टप वहां पड़ा और उसके अंदर पानी हो। सही है। वो इंशाल्लाह 2 से 3 टकोर के बाद उसकी सोजिश भी उतर जाएगी, पेन में भी रिलीफ होगा। और जो आप बिल्कुल बेड पे बैठ जाते हैं तो आपका चलना उठना चलना आप किसी की मोहताजी नहीं होगी। बिल्कुल सही है। आपके पैरों में इतनी दर्द होती है, टखनों में लोगों ये के जिनको इतनी यूरिक दर्द एसिड होती होता है बिल्कुल। उनसे पूछें कि ये कितनी खतरनाक वो मर्द है। चला नहीं जाता उनसे। एब्सोल्युटली, वो जूती नहीं पहन सकते, चलना दूर की बात, जूती नहीं पहन सकते, इतनी पेन होती है। और एक अंगूठे की पेन आपके दिमाग को जाके टच करती है। तो इसलिए आप इससे जो है ना वो अपनी सोजिश को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा भी है हमारे पास, इसके अलावा एक कहवा हमारे पास है यूरिक एसिड के लिए, घरों के अंदर हम ये पी सकते हैं, जिसके अंदर पनीर डोडी, पनीर डोडी, ओके, ये 1-2 दाने इसके डालने हैं। पुदीना खुशक पुदीना भी डाल सकते हैं, और घर में 10 पत्ते पुदीने के ताजे भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 1/4 चौथाई चम्मच सौंफ। नंबर 4 फिर ये वंस अगेन सुंड, चने के बराबर सूखा अदरक है, चने के बराबर। और आखिर में इसमें मुलट्ठी आपने एक छोटी सी लकड़ी डाल देनी। अच्छा, ये सूखा अदरक क्यों होना चाहिए, दूसरे वाला नहीं होना चाहिए? दूसरा अदरक भी हो जाए चल जाएगा। ठीक है। अदरक भी हो सकता है, यानी कि सौंफ, अदरक और पुदीना तो घर में हो गया, मुलट्ठी भी उमूमन घर में होती है। ये एक चीज आपको पनीर डोडियां बाहर से लेनी पड़ेंगी। ठीक है। ये आप कावा पिए सुबह शाम, जिनको यूरिक एसिड रहता है, जिनको जिगर की सोजिश रहती है, इवन जो शुगर के पेशेंट है उनकी शुगर को भी मेंटेन करती है। सही है। क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस को नॉर्मलाइज करती है। और शुगर आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन्स की बदम होती है। तो ये ऐसा जबरदस्त कहवा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं बड़ी मुस्तनद चीजें हैं। और कहवा भी इस्तेमाल करें, पेन किलर का भी पाउडर लें, और साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लें, और साथ वो जो है आप टकोर। तो मैं समझता हूँ कि 1 माह की एक्सरसाइज के बाद परमानेंट रिलीफ फ्रॉम यूरिक एसिड।
ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और आप जो है ना वो यूरिक एसिड से बच भी जाएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि कौन से खाने और कौन से मशरूबात जो हैं उनसे इज्तनाब करना है अगर जो यूरिक एसिड वाले पेशेंट है? जी, यूरिक एसिड के अंदर मैंने शुरू में बताया कि जो प्रोटीन है, जैसे रेड मीट है, बड़ा गोश्त, मटन, और ये जिसमें हम कहते हैं कलेजी, ऑर्गन मीट जो ऑर्गन मीट आपने बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपने दालों के अंदर माश और चने की दाल बिल्कुल नहीं लेनी। नंबर 3, सोया प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उससे भी आपने अवॉइड करना है। अच्छा। और नंबर 4, आपने कोल्ड ड्रिंक्स, चावल, ठंडा पानी, ये तमाम चीज़ें इसको एग्रीवेट करती हैं। और 5वें नंबर पे आपने बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें जैसे पराठा है या बेकरी की चीज़ें हैं और आलू है, बादी चीज़ें हैं, ये भी इसमें आपने अवॉइड करनी है। अच्छा। ये थोड़ी बहुत आप अवॉइड करेंगे, इसमें आप बाकी है कि जो मौसमी सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें। अच्छा, फलों में इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा चेरी का एक फल है, वो इसमें यूरिक एसिड। लेकिन आजकल उसका मौसम नहीं है। मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के मौसम में जैसे ये ऑरेंज वगैरह आ रही है, खा सकते हैं। सेब ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं इसमें आप, और सेब भी ले सकते हैं इसमें आप। नाशपाती आपको बहुत फ़ायदा देगा यूरिक एसिड में। अच्छा। और इसमें बस आपने केला नहीं लेना। और अच्छा, ये यूरिक एसिड के अंदर मीठे जब आते हैं ना, हाँ, वैसे तो नाम मीठे हैं, होते मीठे, लेकिन होते कड़वे मीठे जो इसकी प्रोडक्शन है उसको भी रोकते हैं। और बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिफिकेशन है डिटॉक्सिफाई भी करते हैं बॉडी को। सही है। हाँ। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मिठों का भी जो है ना वो चला गया है मौसम, तो वो जब आएंगे तो आप जरूर, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वो उसके हिसाब से आप खा सकते हैं। एक और कॉलर है मुल्तान से, सुहाना ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है सुहाना, आप हमें दोबारा से कॉल कर सकती हैं। तो हम बात करते हैं कि खाने पीने में एहतियात आपने ज़रूर बरतनी है, क्योंकि अगर खाने पीने में एहतियात नहीं करेंगे तो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। लोग फिर यही कहते हैं ना कि हम ये खा रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं बताते हैं कि हम एहतियात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, परहेज़ तो बहुत कंपलसरी है। आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो मेडिसिन है ना, उनकी एक लिमिटेड जो है ना परसेंटेज होती है असर करने की। बाकी आपका अपना लाइफस्टाइल होता है जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है, ये मर्ज को खत्म करने में मुआविन साबित होता है। तो अब जैसे हमने बात की कि यूरिक एसिड आपके गुर्दों में पथरी भी बना देता है, तो ये उनके लिए भी मौसर है? बिल्कुल, ये सारी चीजें देखें, जब उसकी प्रोडक्शन ठीक होगी और आपके गुर्दों का फेल और जिगर का फेल दुरुस्त होगा तो डेफिनेटली ये मादा आपकी बॉडी में नहीं रुकेगा। और ये खाली किडनी में पथरी नहीं बनाता, बल्कि इसके क्लॉट, यूरिक एसिड का जब क्रिस्टल बनता है वो दिल की नालियों में भी जाकर रुकता है। इसका क्लॉट बहुत खतरनाक चीज है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये ब्लड में दोबारा ट्रेवल शामिल होता है क्रिस्टल की शक्ल में, तो आपकी ब्लॉकेज करेगा, कहीं ना कहीं ब्रेन हेमरेज का सबब बन सकता है। और यही क्लॉट बाद ये वेरिकोज वेन का सबब भी बन सकता है। अच्छा। बहुत से इससे बीमारियां, मैंने बताया कि ये ऐसा देखने में छोटा मर्ज लगता है, लेकिन ये बहुत सी बड़ी बीमारियों का मेन पेशखेम है। और ये इससे बचना बड़ा मुश्किल, बहुत जरूरी है। हर शख्स को अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। और इसकी मिकदार मैं बता दूं कि मेल्स के अंदर 7 तक ये होना चाहिए। 7 से नीचे रहे तो आप सेफेस्ट हैं। अच्छा। और फीमेल्स के अंदर 6 से नीचे होना चाहिए। अच्छा। यानी मर्दों में 3.4 से लेकर 7 तक इसकी नॉर्मल मिकदार है, और फीमेल्स में 2.5 से 6 तक है। अच्छा। और बच्चों में अप्रोक्सीमेटली ये 3.2 से लेके 5.5 तक बच्चों में ये नॉर्मल होता है। अच्छा। तो ये रेशो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रिपोर्ट करवाएं तो हम खुद ही उसको जज कर सकें कि उसमें आपका कितना यूरिक एसिड आ रहा है, कि हम किस कंडीशन पे हैं। वैसे हम यूरिक एसिड के हवाले से बात कर रहे थे, उनके तमाम तर जो पेन के हवाले से है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के सोजिश हो जाती है, उसके लिए भी सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे साथ हकीम साहब ने शेयर की हैं। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए और उसके ऊपर बात की। हमारे देखने वालों ने भी सुना है, आप लोगों ने नोट भी कर लिया है, तो उसके ऊपर अमल दरामद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो एहतियात जो बताई है हकीम साहब ने वो भी कीजिएगा, देन जाके इनका इफेक्ट जो है ना वो रिजल्ट वो मौसर साबित होता है। अब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस के हवाले से, क्योंकि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है पंजाब काबीना की तरफ से, और अब काबीना की मंजूरी के बाद इस समरी को मूव किया जाएगा पंजाब असम्बली में। और इस
समरी में ये बोला गया है, ये इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत अब जो है ना जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा। पहले जो 2000 रुपये जुर्माना हुआ करता था, अब वो 2000 से 20,000 तक भी जुर्माना पहुंच सकता है। क्या वजह है कि जुर्मानों में इतना ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है? क्या जुर्मानों में इजाफे से ही जो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त है वो बेहतर होगा, या सिर्फ ये कह लें कि रेवेन्यू इकट्ठा करने की एक नई टैक्टिक्स है? तो इस पर बात करते हैं हम। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर ना, आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सिर, क्या सूरत हाल है? इतने जुर्माने करने की इन्होंने ठान ली है, 2000 से 20,000। ये जुल्म है एक आम शख्स के ऊपर। ये मनीबा मैं बताऊँ कि ये इंतहाई जुल्म किया जा रहा है जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। मुझे बताएं कि एक अगर घर का जो एक्सपेंडिचर है, अखराजात हैं, किचन है, वो कितना हो सकता है मैक्सिमम जो आम घर हैं उसमें 15 से 20,000 तक। ऐसे ही अगर आप 15 से 20,000 जुर्माना कर देंगे तो फिर वो घर कैसे चलेगा? ठीक है, वो इसका आफ्टर शॉक्स क्या होंगे? फिर तो लोग खुदकुशियां करेंगे इनके सामने, जिस तरह पिछले दिनों हमने देखा था कि अपने मोटरसाइकिल को उसने आग लगा दी, उसका जुर्माना किया उन्होंने। कोई रिक्शे को आग लगा देगा, कोई अपनी गाड़ियों को। फिर यही हो सकता है ना? बिल्कुल, फिर ऐसे ही होगा कि वार्डन से लड़ाई झगड़े होंगे, लोग खुदकुशियों की तरफ चले जाएंगे, की तरफ होंगे, रिक्शों को आग लगाएंगे, मोटरसाइकिलों को आग लगाएंगे, गाड़ियों को आग लगाएंगे। तो अब जब रिक्शे वाला देखेगा कि अब मेरा जो इतना चलान कर दिया गया, तो मेरे पास क्या अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना एक बंदा। पूरे घर का जो किचन है उससे चलता है, घर की जो बाकी अखराजात हैं उस पर चलते हैं, बच्चों की फीसियाँ उससे चलती हैं, उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो समरी है वो सितंबर के पहले जो है वो हफ्ते में भिजवाई गई थी। आज 25 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना जो है वो 2000 जो है वो पहले मुकर्रर था, अब जो है उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो है 20,000 किया गया। अच्छा, हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की जो है वो कटौती भी की जाएगी। अच्छा, मसलन जो जिसके 4 पॉइंट्स होंगे उसका जो है वो लाइसेंस भी जो है वो बाद में मुअत्तल किया जाएगा जब पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ये सिर्फ इसके अलावा जो नए कानून हैं ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना जो है वो 2,000 से 20,000 किया गया। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 2,000 से 15,000 तक जो है वो जुर्माना किया गया है, और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर साथ जो है वो 4 पॉइंट्स भी जो है वो उसकी भी जो है वो कटौती की जाएगी। सही है। ओवरलोडिंग पर जुर्माना जो है वो 2,000 से 15,000 तक जो है वो होगा, और ओवरलोडिंग करने पर 4 पॉइंट्स की जो है वो कटौती की जाएगी। ये देखे ना, ओवरलोडिंग कौन करवाता है? इसमें जो है इनके अपने ट्रैफिक वार्डन जो है वो मुलव्वस होते हैं, वो कहते हैं कि आप ओवरलोडिंग कर लें। रिक्शा वालों से ये कहते हैं कि आप ओवरलोडिंग कर लें, आपको इतना जो है वो जुर्माना कर दिया जाएगा। और ओवरलोडिंग में ज़ाहिर वज़ाफ़ी जो है वो उनको चार्ज करते हैं ना, पेमेंट लेते हैं। और ये ओवरलोडिंग की वजह से ही ये हादसा जो है वो पेश आते हैं। रिसेंटली जो है वो हादसा पेश आया था ये इस्लामपुरा के इलाके में। उसमें आप देखें कि एक ही फैमिली के जो है वो 4 अफराद हलाक हो गए, बच्चे मौजाना तौर पर बच गए, और उसमें जो डंपर्स हैं, डंपर्स दिन दहाड़े जो है वो फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। अच्छा, दूसरा इसके बाद जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना जो है वो 2,000 से जो है वो 15,000 किया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी कौन करता है? ज़्यादातर पुलिस वाले कर रहे होते हैं। अब पुलिस वालों को कौन पकड़ेगा? मुझे बताइए ना कि कितने पुलिस वालों के अब जो है वो चलान किए गए हैं? बहुत ही कम जो है वो। ये तो आज SSP ट्रैफिक पुलिस आते तो हम उनसे पूछते। कल इरादा तो था हमारा उनसे बात करने का। हमारा इरादा था, आपने बुलाया भी था, लेकिन वो कह रहे थे मैं किसी मीटिंग में लेकिन वो मीटिंग में मसरूफ हो गए, तो वो आज आ जाते तो हम उनसे पूछ लेते कि कितने चलान किए गए हैं आपने इदारों वालों के, और खास तौर पर जो है पुलिस वालों के किए आपने। बिल्कुल, असल में मुझे बात पता ही क्या है, अब इस पे वो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे तरीके से डिफेंड कर सके। वो यही कहेंगे कि हम कहेंगे कि हाँ जी हम करते हैं, खिलाफवर्जी पे जो है वो एक करवा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पे करवा रहे हैं, ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए करवा रहे हैं, लेकिन ये असल में ज़्यादती है, ये जुल्म है। आप इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता किसी तरीके से। एज ए जो है वो ना वो पुलिस ऑफिसर डिफेंड कर सकते हैं, ना हम डिफेंड कर सकते हैं। अब देखें, इसके अलावा जो प्रेशर हार्न पे 2,000 से 10,000 रुपये जो है जुर्माना किया गया। अच्छा, तो ये जो समरी थी वो भिजवाई गई, और रैश ड्राइविंग पर जो जुर्माना है
वो 3,000 से जो है वो 15,000 होगा और 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो कटौती होगी। जो 1 साल में देखा जाएगा कितने पॉइंट्स हैं और उसके मुताबिक जो है जब वो 25 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद जो है वो उसको बला कर इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह है कि ये इतने ज़्यादा जुर्माने किए गए हैं, इन्होंने सोचा है इस चीज़ को? मेरे ख्याल में देखें ये कहते हैं जी कानून सख्त होगा तो लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर ज़्यादा होगा तो नज़्म सब सही हो जाएगा ट्रैफिक का। मुझे नहीं लगता कि नज़्म ज़ब्त ऐसे सही ठीक होगा, ये तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, रिक्शे वाले आग लगाएंगे। अब देखें ये वकला की लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। सहाफ़ी तो शरीफ आदमी है, वो तो चलान करके क्या करेंगे, वो भी हम तो पे कर भी देते हैं, पे भी कर भी हम देते ये भी हैं। नहीं बताते कि हम सहाफ़ी हैं, हम कहते हैं ठीक है गलती हुई है भाई, गलती भरो हुई है। मुझे आप बताइए ना कि लड़ाइयाँ कौन करता है, या रिक्शे वाले करते हैं या मोटरसाइकिल सवाल करते हैं या फिर वकला करते हैं। वकला से तो ये वैसे ही डरते हैं, उनके चलान करेंगे नहीं क्योंकि वो इकट्ठे हो जाते हैं और सहाफ़ी रह जाते हैं, उनका ये चलान करते रहेंगे। अगर सिफारिश मान ले, रिक्वेस्ट मान ले तो उनकी मर्ज़ी होगी, अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है वो बेचारे चलान करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट ही होती है। तो अब सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे लगता है कि सहाफ़ी जो है ना उसका निशाना बनेंगे। और अभी मेरे कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, अच्छा कह रहे थे कि यार इस पे बात करें, इस पे बोलें कि ये ज़्यादती हो रही है, ये 2,000 15,000 20,000 जमाने की कुतुक बनती है। आप देखें ना कोई भी चीज़ अगर करने जाते हैं तो उसका एक लेवल होता है कि हम इतना जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं किसी चीज़ को, तो लोगों के एक्सपेंडिचर हैं, लोगों के अखराजात हैं, इतने लोगों की इनकम है इतनी कि वो लोग इतना बर्दाश्त कर सकें। लोगों ने बच्चों की फीसें भी देनी होती है और भी बिजली के बिल आप देखें कितनी ज़्यादा बिजली के बिल कितने हैं। आप देखिए सेफ सिटी कितने पैसे से हमने बनाया, कितने अरब रुपए ले गए, ठीक है। अब लोगों को ये आगाही, लोगों को ये पता ही नहीं होगा, ये अभी हो रहा है ना। देखें कि चलान आपके बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता होगा ये। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब पंजाब असेंबली से मंजूर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाना है, इसमें कोई ज़ाहिर रुकावट आनी नहीं। अब देखें कि ये सेफ सिटी का काम है कि आगाही दे, जो उनकी एलसीडी बड़ी बड़ी लगी हुई वो ख़राब है, आपने देखी नहीं, ठीक है। हुआ क्या था कि हवावे ने ये एलसीडी लगाई थी, उन्होंने कहा जी हम इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, सही है। वो 104 पे उस टाइम डॉलर था, डॉलर की कीमतें एकदम बढ़ी, ठीक है। अब तो 290 पे है, उन्होंने कहा जी हम नहीं लगाते अब डॉलर, हमने तो पेमेंट आपसे डॉलरों से लेनी है, तो डॉलर इतना महंगा हो गया, आपके रुपया इतना जो है सस्ता हो गया, वो भागे। अब उसके बाद फिर इनके डायलॉग चलते रहे मेंटेनेंस के लिए, वो ख़राब चीज़ें होती रही, वो इनकी बैटरियाँ भी जो है वो चोरी होना शुरू हो गई, वो मार्केट में बिकना शुरू हो गई। फिर उन्होंने FIR, आज तक कोई बैटरी चोर भी रिकवर नहीं हुए, ठीक है। और इनका सामान भी जो है, जिन्होंने लोगों की सामान की रखवाली करनी है उनका अपना सामान चोरी होना शुरू हो गया। तो ये बदकिस्मती अभी तक इनकी LCD ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि मुनीब भाई ये एक्सपेरिमेंटल फोर्स है, तजर्बाती फोर्स है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस, अच्छा पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस दोनों मिला के, क्योंकि हम तजर्बात करते हैं। तजर्बात ये करते हैं कि हमने देखे कि हमने थाना कल्चर के लिए कितने नारे लगाए, सही है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने क्या तजर्बा किया, हमने कहा कि ऐसी फोर्स बना दें जो कि मावराए अदालत कत्ल करे, CCD हमने बना दी, ठीक है। CCD अब तक कितने बंदों को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक कर चुकी है, सैकड़ों को बंदे हैं। वो कहते हैं हमने नहीं हलाक किया, उनके दोस्त ही आते हैं और वही मार के चले जाते हैं, उनके साथियों की गोलियों से मर जाते हैं। उनके साथियों से गोलियों से आज तक ना वो साथी पकड़े गए हैं, ना उनको कभी देखा है, ना उनका कोई साथी ज़ख्मी हुआ है जो बाद में जो है वो गया हो हॉस्पिटल, बस वो साथी भाग जाते हैं और इनको पता ही नहीं चलता। देखें जब इनके असली पुलिस मुकाबले में तो फिर इनको पता चले, जाए ना कच्चे में करें पुलिस मुकाबले, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे वहाँ पे पुलिस मुकाबले करते हैं। कच्चे की तो ये हालात है कि रात को हाईवे पे सफ़र नहीं होता, वहाँ पे जो मोटरवे है, जो हाईवे रोड है वो बंद होते हैं रात को। रीमर खां के सादकाबाद के लोग वहाँ पे सफ़र करते हुए डरते हैं, वहाँ पे पता है कि वहाँ पे सीधी गोली आनी, ठीक है। वहाँ पे मुकाबले जनवन होने, जहाँ पे मुकाबले जनवन हो वहाँ पर मुश्किलात होती हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो है वो इस पर इन्होंने कानून तो बना दिया, अब ये कम से कम लोगों को बता ही दें। तो जो हमें देखने वाले हैं, जो इस वक्त शहरी हमें देख रहे हैं, उनसे हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप लोग भी जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनकी पासदारी करें, उनके ऊपर अमल दरामद करें ताकि इन जुर्मानों से बचा जा सके। और जो एक ऑब्वियसली एक जुर्माना होता है तो आपका पूरा स्केड्यूल या
पैसों का जो मामला होता है वो हिल जाता है, तो इसलिए आप खिलाफवर्जी नहीं करेंगे तो आपको जुर्माने भी नहीं भुगतना पड़ेंगे। दूसरा रिक्वेस्ट हम हुकूमत से भी ये कर सकते हैं कि इतने जुर्माने ना करें, शहरियों पर इतना बोझ ना डालें। हमारे साथ मुदस्सर हुसैन मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सर, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। आप जिस तरह हम जुर्मानों के हवाले से बात कर रहे थे ना, इस तरह ही ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इजाफा किया गया है। जो टी कैश कार्ड था उसके ऊपर आवाम से डिलीवरी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। जो पहले 130 रुपये का कार्ड मिला करता था आपको, अब वो 260 रुपये का मिला करेगा। तो मतलब कि आप कह लें कि भाई कोई रिलीफ नहीं आप लोगों को मिलना, आप सिर्फ इजाफा ही इजाफा है हर चीज़ में। जहाँ जहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, वहाँ से किया जाएगा। एक तो ये हो गया है मास ट्रांजिट में सफ़र करने वालों के लिए है कि जी टी कैश कार्ड महंगा हो चुका है। दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि LDA टीपा ने भाटी गेट और दाता दरबार की रीमॉडलिंग और तोसी की 3D वीडियो जारी कर दी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, उस पर बात करेंगे। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। अब ये जो टी कैश कार्ड भी महंगा कर दिया है इन्होंने, 160 से 260 तक, 130 से 260 तक का सफ़र कैसे तय किया? मुनीबा, मैं तो समझता हूँ कि मास ट्रांजिट में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। सरासर कि हुकूमत पहले ऐलान करती है कि हमने 130 रुपये का कार्ड देना है और फिर उसके बाद इसको 260 रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रोज़ाना मास ट्रांजिट में सफ़र करने वाले उन 4 लाख मुसाफिरों का क्या कसूर है? अगर हुकूमत की पॉलिसी में कोई वेरिएशन आ जाती है तो उसका बोझ अवाम के ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? बेसिकली ये पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है। टी कैश कार्ड, ट्रैवल कैश कार्ड मुतारफ़ करवाया गया अभी रिसेंट पास्ट में। और इस कार्ड का मकसद ये है कि कोई भी शख्स इस कार्ड को लेकर मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस, स्पीडो बसेस, मास ट्रांजिट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा दीगर शहरों में चलने वाले जो मास ट्रांजिट है उसमें इस कार्ड का इस्तेमाल करेगा। बेसिकली इकोनॉमी को कैश फ्री बनाने के लिए ये एक स्टेप लिया गया। आपके प्रोग्राम में ही इस मंसूबे की बड़ी तारीफ की कि टी कैश कार्ड बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। उस वक्त इब्तदाई तौर पर यह फाइनल किया गया कि ये कार्ड एंड कंज्यूमर को 130 रुपये का मिलेगा। कोई भी शख्स इस कार्ड को बना सकता है। उसके बाद ये प्रीपेड कार्ड है, इस पे पैसे डालें और सफ़र करना शुरू कर दें। ये किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से या ये जो बैंक ऐप, हाँ, यहाँ से ये टॉप अप हो सकता है। और पॉलिसी ये बनाएगी कि जितने भी मेट्रो बस के स्टेशन हैं, ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन हैं या कुछ आउटलेट्स हैं, वहाँ से जाकर इस टी कैश, ट्रैवल कैश कार्ड को हासिल किया जा सकता है। लोगों ने ये कार्ड बनवाना शुरू कर दिए और सैकड़ों लोगों ने इसी तरह 130 रुपये में ये कार्ड हासिल किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बगैर किसी तहकीक के, बगैर लोगों की राय लिए, स्टेक होल्डर्स से सुजेशन लिए बगैर ये फ़ैसला किया कि ये कार्ड जो मुसाफिर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से जाकर लेता है, अब ये कार्ड हम उनके घरों में डिलीवर करेंगे। अच्छा। वो उस डिलीवरी चार्जेस के नाम पर लोगों के ऊपर 130 रुपये का बोझ डाल दिया। कहने को तो 130 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आप देखें कि मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने वाला शख्स कौन है कि जिसने 500, 700, 800 रुपये की खातर सारा दिन मजदूरी दिहाड़ी करनी है। उसके लिए तो 130 रुपये मैटर करते हैं ना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सरासर एक कोरियर कंपनी को नवाजने के लिए ये एक काम कर दिया कि वो कोरियर कंपनी जब ये 5 से 6 लाख कार्ड डिलीवर करेगी तो उसको 130 से मल्टीप्लाई कर लें। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना है। होना कि शायद कि लोग इस चीज़ की शिकायत करते हों कि हमारा कार्ड नहीं मिल रहा या वो लोग बना के नहीं सही तरीके से दे रहे जब हम उधर ऑफिस में जा रहे हैं। इन्होंने खुद से डिसीजन ले लिया कि जी अब आपको जाना नहीं पड़ेगा, हम आपके डोर स्टेप पे भेजेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किसी तरह का कोई प्लान नहीं किया, ना ही जो एंड कंज्यूमर है उससे किसी तरह की राय ली, या हो ना कि किसी जगह पे कोई ववेला हो रहा हो, लोग इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हो कि भाई हमारे घर पे कार्ड डिलीवर क्यों नहीं हो रहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ही मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना कोई इस तरह की वाइब आ रही थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्टेंट जो पॉलिसी अपनी चेंज की गई, उसका जो बोझ है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। अब आप देखें कि एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है इसमें कि जिसने
मेट्रो बस में सफ़र करना है उसने अल्टीमेटली किसी ना किसी स्टेशन के ऊपर जाना ही जाना है, तो वो उस स्टेशन पर 5 मिनट पहले चला जाएगा, जाके अपना कार्ड वसूल कर लेगा, उसके 130 रुपये बच जाएंगे। आपने ज़बरदस्ती उसके घर कार्ड भिजवाना है और फिर उसके ऊपर ये जो आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हैं, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि 260 रुपये इसकी जो कीमत है वो वसूल की जा रही है। और लोगों की तरफ से मुनीबा बड़ी शिकायत की गई। अच्छा। बिलीव करें लोग इस चीज़ के ऊपर वाकई सच में सरापा एहतजाज है कि हमसे जायद किराया क्यों वसूल पहले किया जा सरापा रहा है। एहतजाज नहीं थे, अब हैं। अब देखें कि अगर आप 130 रुपये उनसे इजाफी वसूल कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इस तरह कंपनसेट कर दें कि इसमें प्रीपेड के 130 रुपये डाल दें ताकि वो उसका ट्रैवल करना शुरू कर दें। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम हमारे, जब मैंने ये खबर ब्रेक की ना तो हमारे एंकर उसामा मुझसे पूछ रहे थे कि जैन ये 4 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जा रही है इस मेट्रो बस को, तो ये कार्ड के ऊपर क्यों नहीं सब्सिडी दी जा रही। तो जब आप एक तरफ इतनी इस कदर इस मास ट्रांजिट के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, कभी डीजल की मद में, कभी मेंटेनेंस की मद में, कभी गाड़ियों के ऑपरेशन की मद में, तो इस टी कैश कार्ड के ऊपर सब्सिडी देते हुए वो अवाम से पैसे आ रहे हैं ना, इसलिए सब्सिडी नहीं देनी है। देखें IMF ने कहा है अवाम को रिलीफ नहीं देना। और IMF का इस पंजाब गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक, वो तो वफाकी हुकूमत और IMF वही सब ना, कुछ, वो सब वो कुछ हर चीज पे आ जाता है। IMF ने कहा है कि अवाम को रिलीफ नहीं देना। देखें मुनीबा, जब से ये मरियम नवाज की हुकूमत आई है ना, मैं अभी तक की जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स देखूँ ना, तो ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मरियम नवाज की हुकूमत ने अवाम से रिलीफ वापस लिया है। इसके अलावा दीगर जितने भी अभी तक ऐलानात किए गए उसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी की गई, लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत को अभी नजर सानी करने की ज़रूरत है कि क्या लोगों से इजाफी 130 रुपये लेने हैं या नहीं लेने, ये सोचने की बात है। देर नहीं हुई है, आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं अपने इस डिसीजन को कि इससे अवाम को जो है ना कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगला जो मामला है जो कि LDA टीपा ने भाटी गेट दाता दरबार की रीमॉडलिंग और तोसी की 3D वीडियो जारी की है, उस हवाले से हमने बात करनी है क्योंकि बताया जा रहा है कि मंसूबे के तहत एरिया की मुकम्मल रीमॉडलिंग और तोसी की जाएगी, साथ ही साथ दाता दरबार के सामने के एरिया से गंदगी और तजावुजात का भी मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं जैन से कि इसके ऊपर अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। जैन, ये रीमॉडलिंग वाला जो मामला है, मंसूबा है, इसके ऊपर क्या क्या काम हो चुका है अभी तक? मौजूदा दौरे हुकूमत में शहर लाहौर को अभी तक का सड़कों का और अपग्रेडेशन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही दिया गया जिसका आप हवाला दे रही हैं। इसमें दाता दरबार रीमॉडलिंग है, भाटी चौक की अपग्रेडेशन है और मोहनी रोड की अपग्रेडेशन है। इसके अलावा इससे कबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेलवे स्टेशन से लेके सर्कुलर रोड तक 3 किलोमीटर का एरिया जिसको अपग्रेड करना है और ये तकरीबन 13 अरब रुपए का जो तरक्याती पैकेज है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से लाहौर शहर के इस एरिए को दिया गया है और नो डाउट ये पूरी वर्किंग करने के बाद दिया गया है। इस वक्त लाहौर का जो सबसे बड़े चोकिंग पॉइंट्स हैं वो यही हैं। रेलवे स्टेशन से अगर आप शुरू हों, ये एम्प्रेस रोड से शुरू हो, रेलवे स्टेशन जाएं, सर्कुलर रोड, रावी रोड, उसके बाद दरबार हज़रत अली हजवेरी, भाटी चौक, मोनी रोड, ये जो तमाम तर एरिया है ये इस वक्त जो चोकिंग पॉइंट है वो बन चुका है। और क्योंकि दरबार हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का मैस भी होता है और ये वो चोकिंग पॉइंट है जो कि स्मोक का भी बायस बन रहा है, फिर यहाँ से गाड़ी का गुजरना महाल हो जाता है। तो इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये दरबार रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अच्छा। और जिसकी आजकल बड़ी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है ना, परिंदा मार्केट में परिंदे मार दिए गए, वो बिल्कुल इसी जो दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है इसी का हिस्सा है। जो है ना वो परिंदा मार्केट को जो है ना वहाँ से मिसमार कर दिया गया और आनन फानन ये ऑपरेशन किया गया। बिल्कुल ये दरबार के सामने जो भाटी चौक का एरिया है वहाँ पर 16 कनाल के ऊपर 152 दुकानें मौजूद थी जो कि 129 उसमें से महकमा औकाफ की थी और बाकी 23 दुकानें MCL की थी। तो रात के अंधेरे में LDA और टीपा की तरफ से ऑपरेशन किया गया और ये तमाम 152 जो दुकानें हैं उनको मिसमार कर दिया गया और इस जगह को वागुजार करवा लिया गया।
ये जो आप फुटेज में दिखा रहे हैं, ये इसका मेजर जो पोर्शन है वो यही है। अब इस रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत जो दरबार के एरिया में ये जनरल बस स्टैंड बना हुआ है वो इस 16 कनाल जगह के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा वॉकवेज बनाए जाएंगे ताकि लोग पैदल सफ़र कर सकें। जो भाटी चौक के सामने सड़क है उसकी तोसी की जाएगी, एक लेन मज़ीद उस सड़क में डाली जाएगी। जो दरबार के सामने की सड़क है उसका कुछ हिस्सा दरबार में दे दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेहतर हो। लैंडस्केपिंग की जाएगी, लोगों के बैठने के लिए एहतमाम किया जाएगा और तमाम सड़कों की कारपेटिंग की जाएगी। और जो दरमियान में जहाँ पे दरबार के सामने पनाहगाह मौजूद है उस एरिए को भी डेवलप किया जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा दाता दरबार रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है। पनाह जो बनाया हुआ है पनाहगाह वहाँ पे मौजूद रहेगी या उसको भी मिसमार कर दिया जाएगा? वेरी वैलिड पॉइंट, पनाहगाह मौजूद रहेगी। सही है। पहले जो प्रपोजल दी गई थी वो ये थी कि पनाहगाह को यहाँ से मिसमार कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई ऐसी फैंटेसी क्रिएट करना नहीं चाह रही थी। तो पनाहगाह मौजूद रहेगी, लेकिन मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस पनाहगाह को किसी और शक्ल में तब्दील किया जाएगा। मे बी इसका को मल्टी यूज़ शुरू किया जाए, क्योंकि पीटीआई के दौर के बाद जो पनाहगाह का कॉन्सेप्ट था, एक तो वो प्रोजेक्ट रुक गया, उसके बाद इसकी कभी ऐसा ऐसा रिपोर्ट नहीं आई कि ये लोगों को किस कदर फैसिलिटेट कर रही है। तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है कि इसका जो लैंड यूज़ है वो तब्दील किया जाए, इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। होगा ये फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक ही, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई लैंड यूज़ तब्दील कर देंगे। अभी कुछ भी कहना बिफोर टाइम होगा कि इसको कोई यतीम खाना में कन्वर्ट कर देंगे या कोई इस तरह की कॉरपोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो फ़िलहाल वहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन इसके साथ का जो एरिया है उस सारे को डेवलप कर दिया जाएगा। और ये दरबार, भाटी चौक और मोनी रोड को अपग्रेड करने की ज़रूरत भी थी। यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ रश बढ़ता जा रहा है और वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। अभी एक दफ़ा जो तमाम तर इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म कर दी जाएगी, ये अपग्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक सिस्टम है वो खासा हद तक बेहतर हो जाएगा। पार्किंग का भी कोई सिस्टम है इसके अंदर रखा गया है? देखें, जो परिंदा मार्केट की जगह वागुजार करवाई गई है, जहाँ से इस वक्त मलबा उठाया जा रहा है, वो जो जगह है उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि वो 16 कनाल जगह पार्किंग के लिए इनफ नहीं होगी। जिस तरह लहर अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं, हक तो ये बनता था कि यहाँ पर भी उस पार्किंग प्लाजा को यूटिलाइज किया जाए। कोई भी हमारे यहाँ पे पैदल चलने का ट्रेंड बहुत कम है। ट्रेंड इसलिए भी कम है कि कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई कि हम वॉकवेज का इस्तेमाल करें। लेकिन जो वॉकवेज हैं भी हैं सड़क के उधर, तो वहाँ पे तो तजावुज़ात हैं या पार्किंग हुई भी होती है वहाँ पे मोटरसाइकिलों की, कहाँ लोग जो है पैदल चलें। एग्जैक्टली जो जितने भी, और अभी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बनाया जा रहा है इसमें भी जो वॉकवेज हैं उसका मल्टीपर्पज़ है कि यहाँ पर पार्किंग भी कर ली जाएगी। तो अगर पार्किंग कर ली तो फिर उसके बाद फिर वॉकवेज तो ख़त्म हो गए। तो ये जो नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा बना रहा है, अब देखें नासिर बाग से दरबार हज़रत अली हजवेरी तक आने के लिए कोई 1 किलोमीटर का रास्ता बनता है, तो लोग वहाँ पर गाड़ी पार्क करके इस जगह पर नहीं आएंगे। तो हुकूमत को अभी भी इस प्लान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए इनफ जो स्पेस है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारा मामला था दरबार के हवाले से, जो कि रिमॉडलिंग मंसूबा शुरू किया गया है, उसकी 3D वीडियो भी जारी की गई है और जो आप लोग साथ साथ देख रहे थे कि किस तरह इसको एक्सपैंड किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।